हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में जो आपका टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो अंतिम पार्ट है यानी जो एंड पार्ट है उसको हमने दो वीडियो में बांटा हुआ है। उस एंड पार्ट का नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आज इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये उनकी वीडियो नंबर 1 होने वाली है यानी पार्ट 1। इसके बाद एक और पार्ट आएगा इसी वीडियो का। तो उस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हमारा ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस है हम कंप्लीट कर देंगे। इस एक और वीडियो आने वाला है बस इस पार्ट का। उसके बाद आपका साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या बताया हुआ है इस वीडियो में कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। तो पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में वो है सेंसेशन। यानी सेंसेशन क्या है? सेंसेशन है किसी भी तरीके की स्टिमुलेशन जो है, किसी भी तरीके की स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करना। चाहे वो स्टिमुलेशन विजुअल हो, चाहे वो स्टिमुलेशन ऑडिटरी हो, या फिर वो किसी अदर फॉर्म में हो, अदर फॉर्म में वो स्टिमुलेशन हो, उस स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करना एंड उस स्टिमुलेशन को ट्रांसफर करना ब्रेन तक, उस स्टिमुलेशन को ब्रेन तक लेके जाना। यानी किसी भी तरीके की स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करना और उसे ब्रेन तक लेके जाना, इसे हम कहते हैं सेंसेशन। सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है? सेंसरी इन्फॉर्मेशन दैट हैज रजिस्टर्ड इन द ब्रेन बट हैज नॉट बीन इंटरप्टेड एज कॉल्ड सेंसेशन। यानी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जा चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है ब्रेन में, लेकिन वो अभी तक परसेप्शन हुआ नहीं है, वो अभी तक इंटरप्रेट नहीं हुआ है, उस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं सेंसेशन। उस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं सेंसेशन। अब हम देखते हैं परसेप्शन किसे कहते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। यानी ब्रेन तक तो इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है। अब ब्रेन क्या करेगा? उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और हमें बताएगा कि ये क्या है। सपोज समझ लो ये एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है। सपोज आप लोग समझ लो कि ये एक इंसान यहाँ पे पद्मासन में ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये इंसान इस तरीके से देख रहा है। यहाँ पे हमने एक पेड़ कर दिया, यहाँ पे सब समझ लो कि एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। तो इस इंसान ने इस पेड़ को देखा है। अब इनको पता कैसे चलेगा? इस इंसान ने पेड़ को देखा है तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। ये इनका इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में है? ये विजुअल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है, यानी इन्होंने देखा है। तो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है सीधा इनकी ब्रेन तक, और ये जो इन्फॉर्मेशन गया ब्रेन तक, अभी ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हुआ है, ये सिर्फ गया है, ये ब्रेन में रजिस्टर्ड हुआ है, इसको अभी कहेंगे सेंसेशन। लेकिन फिर ब्रेन इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें समझ में आता है कि अच्छा ये पीपल का पेड़ है, और या ये आम का पेड़ है, या फिर ये कुछ और चीज़ों का पेड़ है, ठीक है। तो जब प्रोसेस कर लिया है उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं परसेप्शन। यानी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इसे कहते हैं परसेप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है परसेप्शन। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रॉ सेंसरी डेटा into यूजफुल मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा को हम कहते हैं सेंसेशन। एंड जब उस रॉ डेटा को हम प्रोसेस करते हैं ब्रेन में, तब उन्हें हम कहते हैं उस प्रोसेस को परसेप्शन, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए कि आईज, ईयर, स्किन, नोज, टंग आर कंटेंट रिसेप्टर सेल्स। दिस रिसेप्टर सेल रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, यानी जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन, वो क्या करते हैं? उनमें रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो वो विजुअल, ऑडिटरी, ये डिफरेंट काइंड्स, मतलब डिफरेंट फॉर्म में क्या करता है? स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं और वो स्टिमुलेशन को लेके जाते हैं ब्रेन तक। फिर ब्रेन उस स्टिमुलेशन को प्रोसेस करते हैं यानी परसेप्ट करते हैं। परसेप्शन होने के बाद हमें समझ में आती है कि अच्छा ये चीज़ ये है, ये घड़ी है, ये पेन है, ये टैब है, ये फ़ोन है, ये लैपटॉप है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं सेंसेशन, इसे कहते हैं परसेप्शन। अब हम देखते हैं आगे। अब क्या कह रहा है? ट्रांसडक्शन। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने अभी जो चीज़ बताया उसी को लिखा हुआ है, बस उसको फॉर्म में दिया है। देखिए ये है हमारा इन्फॉर्मेशन, को इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब इन्फॉर्मेशन ब्रेन में पहुँच गया है। इन्फॉर्मेशन अभी डिफरेंट काइंड में, मतलब ये
चाहे ये सेंसरी हो या ऑडिटरी हो, किसी भी फॉर्म में ये ब्रेन तक पहुंचा है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा है, लेकिन ये अभी तक हमें प्रोसेस नहीं हुआ है, इन्फॉर्मेशन अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो जब ब्रेन तक पहुंच रहा है तब इसे क्या कह रहा है, सेंसेशन। लेकिन यही इन्फॉर्मेशन जब प्रोसेस हो रहा है तब उसे क्या कह रहा है, तब उसे कह रहा है परसेप्शन। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स लाइक आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग कन्वर्ट द स्टिमुलस इनटू न्यूरल इम्पल्सेस विच आर सेंट टू द ब्रेन। मतलब ट्रांसडक्शन क्या होता है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलस को ग्रहण यानी एक्सेप्ट करती है, स्टिमुलस को ग्रहण करती है यानी एक्सेप्ट करती है, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं। किस विषय में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूरल इम्पल्सेस में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूरल इम्पल्सेस में, जिसे हम ब्रेन तक जिसे बाद में ब्रेन तक ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, जिसे बाद में ब्रेन तक ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसडक्शन। अब हम पढ़ेंगे परसेप्चुअल प्रोसेस। परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बताया, एक है सिलेक्शन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन रेफर्स टू चूजिंग विच ऑफ मेनी स्टिमुली दैट विल बी प्रोसेस्ड, यानी जो सिलेक्ट करना डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलेशन से उस स्टिमुलेशन को चूज करो, सिलेक्ट करो जिनको हम प्रोसेस करना चाहते हैं, इसे कहते हैं सिलेक्शन। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड इनटू सेम पैटर्न, यानी सारे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू सेम पैटर्न, यानी सारे इंफॉर्मेशन को एक ही पैटर्न में एक्सेप्ट करो और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखो। और इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि उस इंफॉर्मेशन ने बताया किया है उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करो, उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, सॉरी उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन, इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं अटेंशन के बारे में क्या बताया हुआ है। अटेंशन के बारे में क्या बताया है, देखिए अटेंशन के बारे में बोलते हुए बताया हुआ है कि अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट, प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। मतलब माइंड से पहले कोई भी थॉट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट हमारे जहन में आना, इसे कहते हैं अटेंशन, इसे कहते हैं अटेंशन। अब ये डेफिनेशन किन्होंने दिया है, ये डेफिनेशन दिया है रॉस 1951 में, रोस ने दिया है 1951 में। अब और एक डेफिनेशन आता है, प्रोसेस विच कंपाइल्स द इंडिविजुअल टू सिलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ऐसे स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करना। क्या कह रहा है, प्रोसेस विच कंपेल्स द इंडिविजुअल टू सिलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुलस, यानी कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस को जो सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से एंड एटीट्यूड के हिसाब से। ठीक है, आउट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टिमुलेशंस होते हैं, उनमें से जो हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग फोकस कर जाते हैं, उस स्टिमुलेशन को ही हम देखते रहते हैं जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपने पूजा पंडाल में गया है, ठीक है, आप समझ लो ये एक बहुत बड़ा पूजा पंडाल है, आपने इस पूजा पंडाल में गया है, तो यहाँ पे और भी आपके तरह ऐसे 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 बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आप भी इस भीड़ में एक हो, तो लेकिन यहाँ पे जाकर आप घूम के आ रहे हो, मतलब क्या आपने यहाँ पे गया, यहाँ पे अंदर ऐसे ऐसे देवी दुर्गा खड़ी है, ऐसे यहाँ पे और भी प्रतिमाएं हैं, तो आप उन सब चीज़ों को देख रहे हो, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप सबकी ओर तो नहीं देख रहे हो ना, आप बस फोकस्ड हो किन में, आप बस फोकस्ड हो उन प्रतिमा में जो आप दर्शन करने के लिए गए हो। ठीक है, तो और भी तो कई सारे स्टिमुलेशंस हैं, लेकिन आप उस स्टिमुलेशंस को ले नहीं रहे हो, आप सिर्फ उस प्रतिमा को देख रहे हो, आप सिर्फ उस पंडाल को देख रहे हो जो आप देखने के लिए गए हो। ठीक है, इसे ही कहते हैं अटेंशन, इसे कहते हैं अटेंशन। ये डेफिनेशन किन्होंने दी, ये डेफिनेशन दी है आर.एन. शर्मा ने 1967 में, ये डेफिनेशन दिया है आर.एन. शर्मा में 1967 में। ओके, अब अटेंशन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अटेंशन का मतलब क्या होता है। देखो, एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग वन्स थॉट टूवर्ड्स पर्टिकुलर एक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी की थॉट को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ओर डायरेक्ट करना है, इसको कहते हैं अटेंशन।
फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कंसेंट्रेशन और फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट में कंसेंट्रेट करना या फिर उस उनमें ही फोकस करना, इसे कहते हैं अटेंशन, इसे कहते हैं अटेंशन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं अटेंशन की टाइप। अटेंशन को दो पार्टों में बांटा गया है। पहले अटेंशन को दो टाइप में बांटा गया है। क्या क्या? एक है नॉन वोलाटाइल, दूसरा है वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल अटेंशन का दो पार्ट होता है। नॉन वोलाटाइल का दो पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या? एक है इन्फोर्स्ड अटेंशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस अटेंशन। वोलाटाइल को भी फिर दो पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या? एक है इम्प्लिसिट, दूसरा है एक्सप्लिसिट। एक है इम्प्लिसिट अटेंशन, दूसरा है एक्सप्लिसिट अटेंशन। अब देखो, नॉन वोलाटाइल अटेंशन में ये किसको कहते हैं? एनफोर्स्ड अटेंशन क्या होता है? अब नॉन वोलेटाइल का जो पार्ट है और वोलेटाइल का जो पार्ट है हम उसको देखते हैं। एनफोर्स्ड अटेंशन क्या होता है? एनफोर्स्ड अटेंशन मतलब जो इंस्टिंक्ट, मतलब सस्टेन्ड बाय इंस्टिंक्ट। क्या लिखा हुआ है? एनफोर्स्ड अटेंशन सस्टेन्ड बाय इंस्टिंक्ट। और स्पॉन्टेनियस क्या होता है? सस्टेन्ड बाय सेंटिमेंट। अब समझ लो कि एनफोर्स्ड अटेंशन का मतलब क्या है? सस्टेन्ड बाय इंस्टिंक्ट क्यों कहा गया है? इंस्टिंक्ट का मतलब होता है शहजात। शहजात मतलब जो बाय बर्थ है, यानी जो आपके साथ अटैच्ड है बहुत तरीके से। समझ लो एनफोर्स्ड अटेंशन क्या हो रहा है कि एक बच्चा रो रहा है, ठीक है, एक बच्चा रो रहा है तो उनकी मम्मी वहीं पे मौजूद है, बच्चे की जो माँ है वो वहीं पे मौजूद है और वो बच्चा रो रहा है। माँ को ये बच्चे बता नहीं सकता है कि मैं वो किस लिए रो रहा है, लेकिन माँ को उनके रोने की आवाज़ सुन के पता चल जाता है कि मेरे बच्चा रो रहा है और वो इस वजह से रो रहा है। तो ये जो अटेंशन होती है ये होता है एनफोर्स्ड अटेंशन, यानी माँ की जो बच्चे के प्रति अटेंशन होती है। बच्चे जब रोते हैं तो माँ को सबसे पहले पता चल जाता है, चाहे वो पे कितनी भी शोर हो, माँ बिल्कुल उस बच्चे को सुन लेगा कि मेरा बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो ये जो अटेंशन होती है इसको कहते हैं एनफोर्स्ड अटेंशन, इसे कहते हैं एनफोर्स्ड अटेंशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अटेंशन क्या है? स्पॉन्टेनियस अटेंशन होता है, सपोज अब समझ लो कि एक नेचुरल अट्रैक्शन होती है। सपोज बहुत भीड़ में आप लोग गए हो, ठीक है, बहुत भीड़ में, सपोज हम सब लोग गए हैं पंडाल में पूजा देखने, ठीक है, हम सब लोग गए हैं पंडाल में पूजा देखने, तो जितने भी लड़के वहाँ पे होंगे ना, जितने भी वहाँ पे लड़के होंगे, लड़के क्या करते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट उनकी अटेंशन चली जाती है लड़कियों की ओर। बाय डिफ़ॉल्ट लड़के जो होता है ना, उनकी जो अटेंशन है वो लड़की की ओर चली जाती है। वो देखते रहते हैं, गए हैं पूजा पंडाल देखने, यार पंडाल देखो, प्रतिमा देखो, निकल जाओ, नहीं, वो क्या करते हैं? वो बाय डिफ़ॉल्ट ताड़ते रहते हैं, मतलब है कि वो देखते रहते हैं। ठीक है, लड़कियों को देखते हैं। लड़का क्या करता है? एक लड़का जैसे हमेशा जब आप रास्ते से जा रहे हो तो आप एक लड़की की ओर, खूबसूरत एक लड़की देखा तो आपने उसके ओर बिल्कुल देख लिया, कोई बुरी बात नहीं है, मतलब मैं खराब ओर से नहीं कह रहा हूँ यार, अच्छी तरफ से देखा, लेकिन आपने देखा है, तो ये जो आपका अटेंशन गया है उस लड़की की तरफ, ये होता है आपका स्पॉन्टेनियस अटेंशन, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस अटेंशन। ये एग्जाम्पल देने के पीछे मतलब यही था कि आप लोग इसको ना भूलो कभी भी, चाहे कोई भी बच्चा इसको पढ़े, कोई भी नेट जीआरएफ के विद्यार्थी इसको पढ़े, आप भूलो ना, एग्जाम हॉल में बैठे इसको भूलो ना, इसीलिए मैंने इस दो एग्जाम्पल्स को चूज़ किया है। ठीक है, तो लड़के का जो अटेंशन होता है लड़कियों की ओर, उसे समझ लो आप स्पॉन्टेनियस अटेंशन, और एक माँ का जो अटेंशन होती है अपने बच्चे की ओर, उसे आप समझ लो एनफोर्स्ड अटेंशन। अब नहीं भूलोगे मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं वोलाटाइल में क्या क्या होता है। वोलाटाइल अटेंशन में दो होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होती है? देखो, इम्प्लिसिट अटेंशन का मतलब होता है, सपोज आप कहीं बाहर गए हो, ठीक है, सपोज आप कहीं बाहर गए हो, तो आपको ये आपके जहन में ये घूम रहा है कि मुझे 8 बजे तक घर जाना ही जाना है, मुझे 8 बजे तक घर जाना है। अब इस काम को पूरा कौन करेगा? अब आपका ये जो काम है, जो आप कह रहे हो कि आपको 8 बजे तक घर जाना है, इस काम को पूरा करने के लिए किसके हाथ है? आप ही की है, क्योंकि आपको घर पहुंचना है ना। आप 8 बजे तक घर तो आपके पास नहीं आ सकती है। तो ये हो गया, जो आप सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो, उस काम को आप ही करोगे। इसको इस तरीके की जो अटेंशन होती है इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट अटेंशन। मतलब जो आपकी अटेंशन है, जिसके ऊपर आप फोकस्ड कर रहे हो, मुझे 8 बजे तक जाना है, और उस काम को पूरा करने वाला खुद आप ही हो, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट अटेंशन। इसीलिए कहा है कि ऑब्टेन्ड बाय सिंगल एक्ट ऑफ विल, मतलब आप खुद ही एक्ट करोगे तो भी ये आपका जो विल है, जो आपका अटेंशन है, जो आप चाहते हो, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लिसिट अटेंशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल। रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल मतलब आप चाहते हो कि सपोज आप घर में ही हो, लेकिन आपका बच्चा या आपका पति बाहर गया हो, आप चाह रहे हो कि वो 8 बजे तक घर आ जाए। ठीक है, आपका पति या आपका पत्नी या फिर आपका बच्चा कोई बाहर गया है, आप चाहते हो कि वो लोग 8 बजे तक घर आ जाए, तो लेकिन चाह रहे हो तो आप, विल किसका है? विल आपका है, आप चाह रहे हो, लेकिन उसको पूरा कौन करेगा? आप तो घर में हो, आप थोड़ी घर लेकर जा सकते हो उनके पास, नहीं जा सकते हो ना, उनको आना पड़ेगा आप तक।
उनको आप तक आना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये विल पूरा होगा। तो इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट अटेंशन। इस तरीके की जो अटेंशन होती है इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट अटेंशन। ठीक है, आ गया समझ में? तो चारों तरीके की अटेंशन हमने पढ़ लिया, एनफोर्स्ड, स्पॉन्टेनियस, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब चलते हैं मेमोरी पे। अब चलते हैं मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी। देखो ह्यूमन मेमोरी को ना पहले तीन पार्टों में बांटा गया है। क्या क्या? एक है सेंसरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म, तीसरा है लॉन्ग टर्म। अब सेंसरी मेमोरी क्या होता है? जो 1 सेकंड के कम टाइम तक होती है उसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? जो 1 मिनट के कम टाइम तक होती है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, और जो लाइफ लॉन्ग के लिए होती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इस लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम 2 पार्टों में बांटते हैं, एक है एक्सप्लिसिट, दूसरा है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मतलब जो कॉन्शियस मेमोरी होती है, जो कॉन्शियस मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब होता है जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है मेमोरी का जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट मेमोरी का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट मेमोरी को ना हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं और इम्प्लिसिट मेमोरी का हम प्रोसीड्यूरल मेमोरी कहते हैं। इसको इस पूरा जो ट्री आप देख रहे हो ना, ये पूरा ट्री को याद कर लो, इसको चाहे लिख लिख के याद करो या कुछ भी करो, इसको याद करके जाओ, क्योंकि यहीं से सवाल पूछते हैं। यहाँ से बहुत बार पहले सवाल पूछा जा चुका, यानी 2023 में जून सर्कल में भी यहाँ से सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो मेमोरी का अच्छी तरीके से स्टडी करके जाना। ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का कुछ पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो थियरी है ट्रेड थियरी वो पढ़ के जाना, और ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ये पढ़ के जाना। ट्रेड थियरीज और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये दोनों चीज़ों को मिस मत करना। ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, इम्प्लिसिट को प्रोसीड्यूरल कहते हैं। इस बार यही पूछा गया था, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव मेमोरी को, अब देखो डिक्लेरेटिव मेमोरी में कुछ कुछ क्या क्या चीज़ें स्टोर होती है, फैक्ट्स, इवेंट्स, ये सारे डिक्लेरेटिव मेमोरी में स्टोर होती है। और प्रोसीड्यूरल में स्किल्स या टास्क, ये सब प्रोसीड्यूरल मेमोरी में स्टोर होती है। आपको ना इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक एग्जाम्पल दे देगा। सपोज आप कह रहे हो आप बाइक चलाना आप सीखे हो, तो ये आप भूल नहीं रहे हो, बाइक चलाना आपने सीख लिया, आप भूलते नहीं हो कभी भी। तो ये आपकी कौन सी मेमोरी में स्टोर है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? बताओ कौन से में स्टोर है? अब बाइक चलाना वो तो एक स्किल है ना, तो स्किल कौन सी मेमोरी में स्टोर होती है? स्किल स्टोर होती है भाई इम्प्लिसिट मेमोरी में। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिए बताया। ऐसा ही सवाल एक पूछा भी गया है PYQ में, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 2023 में भी ऐसा एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव मेमोरी को हम 2 पार्टों में बांटते हैं। क्या क्या? 2 पार्ट, एक है एपिसोडिक मेमोरी, दूसरा है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में क्या है? इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, ये सब एपिसोडिक मेमोरी में होती है। सिमेंटिक मेमोरी में होती है फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, किसी कोई फैक्ट्स वगैरह है, और ये आपको एग्जाम्पल से ही पूछेगा 100%। डायरेक्ट नहीं पूछते क्वेश्चन, क्योंकि उनको भी पता है कि डायरेक्ट बता देगा बच्चा। बट वो एग्जामिनर को भी पता होता है, जो पेपर सेटर होते हैं उनको भी पता होता है कि मैं डायरेक्ट पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगा, हर कोई आंसर दे देगा, मेरा क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, उनकी भी अपनी प्रेस्टीज होती है भाई। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम्पल देके ही पूछेगा, जरूर पूछेगा, लेकिन एग्जाम्पल देके पूछेगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ कि कौन से मेमोरी में कौन सा चीज़ें स्टोर होती है। जैसे स्किल एंड टास्क हो गया प्रोसीड्यूरल मेमोरी, फैक्ट्स एंड इवेंट्स हो गया डिक्लेरेटिव। अब फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे, डिक्लेरेटिव का 2 पार्ट है, एपिसोडिक और सिमेंटिक। फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस एपिसोडिक में होती है, सॉरी सिमेंटिक में, एपिसोडिक में होती है। एंड फैक्ट्स एंड कंसेप्ट जो होती है, सॉरी इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस एपिसोडिक में होती है, एंड फैक्ट्स एंड कंसेप्ट जो है वो आपका सिमेंटिक में होती है। ठीक है, वो आपका सिमेंटिक में होती है। अब चलते हैं आगे, स्टेजेस ऑफ मेमोरी। अब देखो मेमोरी का 3 स्टेज है, मेमोरी का ना 3 स्टेज है। क्या क्या? एक है एनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है रिट्रीवल। यानी मेमोरी 3 काम करती है, एक तो एनकोडिंग करती है, दूसरा स्टोरेज में काम करती है, तीसरा रिट्रीवल करती है। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आया, ये समझ लो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को एनकोड कर लिया, यानी एनकोड करके कोई एक फॉर्म बना लिया जिस फॉर्म में वो स्टोरेज होगा। जैसे हम क्या ग्लूकोज इंटेक करते हैं तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है, फिर ना स्टोर होती है हमारी बॉडी में। वैसे ही जो भी डेटा, जो भी रॉ डेटा, जो भी सेंसेशन आया है, वो सेंसेशन कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कन्वर्ट होने के बाद वो एक फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा हमारे बॉडी में, इसको कहते हैं एनकोडिंग। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज मतलब इंफॉर्मेशन जो स्टोर हो गया है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया है, जो स्टोरेज में है, उसको कहते हैं स्टोरेज। जो ऑलरेडी स्टोर है उसको कहते हैं स्टोरेज। ठीक है, रिट्रीवल क्या है? इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम मेमोरी व्हेन नीडेड, मतलब आपने स्टोर कर लिया, अब बाद में उस इंफॉर्मेशन को आपको ज़रूरत है तो आपको ये चीज़ें याद आ रही है, या हाँ ये तो मेरे दिमाग में है, वो तो मुझे पता है, मैंने सीखा था वो मुझे पता है। तो ये सारे चीज़ें जब रिट्रीव होती है, मतलब स्टोरेज से निकाल कर जब आप फिर से उसको यूज़ करोगे,
उसको उस प्रोसेस को कहते हैं रिट्रीवल। यानी स्टेजेस ऑफ मेमोरी 3 है और मेमोरी का फंक्शन भी अगर आपको पूछे तो ऑब्वियसली एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ये तीनों मेमोरी का फंक्शन भी है। और आपको स्टेजेस ऑफ मेमोरी भी पूछे तो वो भी 3 है। इसको याद रखने का तरीका है ESR, इसको याद रखने का तरीका है ESR, यानी एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। ESR से इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका पार्ट 1। अब इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो लर्निंग छुटा हुआ है इसका। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर एक और टॉपिक है लर्निंग, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं वीडियो में। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।